नमस्कार, सत्य हिंदी के 11 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। खबरों से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, पुलिस ने लगाई सीमित रोक। नेतन्याहू से संबंधों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, वो जानते हैं कि बॉस कौन है। कांग्रेस सांसद ने बताया, विपक्ष मानसून सत्र में नीट और महंगाई पर चर्चा की मांग करेगा। 11 दिन के विदेश दौरे पर जयशंकर, खाड़ी देशों से लेकर यूरोप तक अहम मुलाकातें। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी। केंद्र सरकार की E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व टीम भारत अगेंस्ट एथेनॉल स्कैम के बैनर तले उद्यमी और टीवी हस्ती तहसीन पूनावाला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे एथेनॉल नीति के विरोध में नहीं बल्कि इसे जल्दबाजी में लागू करने और आम लोगों से ईंधन चुनने का विकल्प छीनने के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति तो दी है, लेकिन प्रतिभागियों की संख्या 200 तक सीमित रखने की शर्त रखी है। दूसरी ओर सरकार और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन वर्षों के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू किया गया है। यह सुरक्षित है और इससे पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा तथा किसानों को भी फायदा होगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। एक संक्षिप्त फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने इस्राएली नेता के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है। नेतन्याहू जानते हैं कि बॉस कौन है। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात का अनुरोध किया है और दोनों नेताओं की बैठक आने वाले हफ्तों में हो सकती है। हालांकि दौरे की तारीख अभी तय नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हाल के महीनों में ईरान, लेबनान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़े हैं। इसके बावजूद नेतन्याहू कार्यालय ने पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई और जल्द अमेरिका में मुलाकात पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि यह बैठक इस्राएल की घरेलू राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम हो सकती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में विपक्ष नीट विवाद और बढ़ती महंगाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। उनका आरोप है कि सरकार इन अहम मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नीट परीक्षा, महंगाई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़े विवाद और प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर तीखी बहस हो सकती है। वहीं NTA ने दोबारा आयोजित नीट UG परीक्षा का परिणाम 20 जुलाई तक जारी करने की बात कही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 15 जुलाई तक 11 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वह सबसे पहले कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान जयशंकर इन देशों के शीर्ष नेतृत्व और विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय घटनाक्रम और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 13 जुलाई को वे न्यूयॉर्क पहुंचकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 की अवधि के लिए भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे। दौरे के अंतिम चरण में 14 और 15 जुलाई को वह ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय संघ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की तीसरी बैठक में शामिल होंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 2 स्थानीय लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक दोनों आतंकियों की पहचान लतीफ और साकिर के रूप में हुई है, जिन्हें पहले सर्विलांस कैमरों में देखा गया था। घेराबंदी के दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की विक्टर फोर्स ने अतिरिक्त जवान तैनात कर सभी संभावित भागने के रास्तों को बंद कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि स्थानीय आतंकियों पर कार्रवाई से आतंकी नेटवर्क और नई भर्ती पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वॉशिंगटन चाहे तो ईरान के बचे हुए नेतृत्व को सिर्फ एक शॉट में खत्म कर सकता है, लेकिन बातचीत जारी रखने के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह बयान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान दिया।
खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हवाई हमलों में हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लोगों का खामेनेई के लिए रोना हैरान करने वाला लगा। वहीं ट्रंप के बयान पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपमानजनक बताया है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की शुरुआत से पहले ईरान के एक सैन्य कमांडर ने अमेरिका और इसराइल को ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ चेतावनी दी थी। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने कहा था कि हम ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका और ज़ायोनी शासन को चेतावनी देते हैं कि वे कोई गलत कदम न उठाएं और हमारे देश के खिलाफ किसी भी खतरे या आक्रामक कदम का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई के दौरान तेहरान में लाखों लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अमेरिका और इसराइल के हवाई हमलों में उनकी मौत के बाद पूरे देश में 6 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए खामेनेई के पार्थिव शरीर को कांच के ताबूत में रखा गया, जहां लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। भीड़ ने किल ट्रंप और प्रतिरोध के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक तेहरान में अगले 3 दिनों के भीतर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। वहीं नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज है। इस बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 सदस्यों और अंतिम संस्कार की योजना बनाने में शामिल एक व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा गया है कि 56 वर्षीय खामेनेई ने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह पर होने वाले दफन के कार्यक्रम में शामिल होने दिया जाए, लेकिन IRGC ने सुप्रीम लीडर को सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने को कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इसराइल पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्दोआन ने कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति तभी संभव है जब क्षेत्रीय देशों का पूरा समर्थन और सहयोग मिले। उन्होंने कहा कि इसराइल की मौजूदा सरकार लगातार युद्ध का रास्ता अपना रही है और उसे पूरे क्षेत्र को फिर से हिंसा और तनाव में धकेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अर्दोआन ने गजा, लेबनान और सीरिया में इस्राएली सैन्य कार्रवाई की भी आलोचना की। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हगान फिदान ने कहा कि तुर्की अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की नई जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि वह जनवरी 2026 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधी है और उसके खिलाफ कोई राहत नहीं दे सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी दोबारा जमानत की मांग तभी कर सकते हैं जब सभी संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 1 साल पूरे हो जाएं, जो भी पहले हो। बता दें कि दोनों ने दलील दी थी कि 6 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। याचिका में कहा गया कि अब भी आरोप तय करने की बहस पूरी नहीं हुई है और दोनों लगभग 6 सालों से जेल में बंद हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर बढ़ते सियासी संकट के बीच ममता बनर्जी ने बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। फेसबुक पर लाइव के जरिए उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेता बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। ममता ने उन्हें खुलकर बीजेपी में शामिल होने की चुनौती देते हुए कहा कि टीएमसी को कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐलान किया कि फिलहाल वे खुद पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालेंगी और संगठन में कुछ नए बदलाव किए जाएंगे। ममता ने यह भी कहा कि कुछ नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन टीएमसी एक मजबूत संस्था है और उसके कार्यकर्ता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया कि प्रशासनिक अड़चनों के बावजूद 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली हर हाल में आयोजित की जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की जांच में उत्तर प्रदेश की पुलिस अब 2 मुख्य आरोपियों लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, जो आपस में जीजा साले हैं, की पुलिस कस्टडी मांगने की तैयारी कर रही है। पुलिस को शक है कि दोनों को दान की रकम की कथित हेराफेरी और उससे खरीदी गई संपत्तियों की अहम जानकारी है। पिछले हफ्ते राज्य पुलिस ने 1 दिन की कस्टडी मिलने के बाद एक और आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 80 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, सोने चांदी के गहने और एक डोनेशन बॉक्स बरामद किया है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।